हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्लास 14, सेकेंड लास्ट क्लास है। आज हम काफ़ी हद तक कंटेंट कंप्लीट कर देंगे, सिर्फ एक ब्रीच रह जाएगा और फिर एमसीक्यूज होंगे जिनको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये आता है। हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट और प्लेज ऑलरेडी पढ़कर आए हैं। आज हम एजेंसी पढ़ने वाले हैं। ओके, एजेंसी आज हम इतने अच्छे से कर लेंगे कि जब हम फिर से यूज करेंगे सोगा में तो हमारे को ये कंसेप्ट क्लियर रहे वहां पर भी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है एजेंसी में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में तीन पार्टीज होती हैं। एक वो जिसके बिहाफ पर कोई और काम कर रहा है जो कि एजेंट है। जैसे मान लेते हैं ये है राम। राम का ये घर है, ये घर बेचना चाहते हैं, तो उन्होंने एक एजेंट अपॉइंट किया, एम्प्लॉय नहीं अपॉइंट किया। यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, सैलरी नहीं देनी होगी, फिक्स्ड है ना। किसी काम करने के लिए एक एजेंट को अपॉइंट किया, अगर वो काम हो गया तो पेमेंट मिलेगी, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगी। इस तरीके से टर्म एंड कंडीशन या इन तरीके से, इसी तरीके से इनका कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ होगा। ओके, अब इस एजेंट के थ्रू जब ये थर्ड पार्टी ये घर खरीद ले रही है, जब ये थर्ड पार्टी घर खरीद ले रही है घर किसका? प्रिंसिपल का। यस, किसके थ्रू जा रहा है? एजेंट के थ्रू। बट जो जवाबदारी है थर्ड पार्टी को जो जवाबदारी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो प्रिंसिपल की ही होगी, वो प्रिंसिपल की ही होगी। तो मान लेते हैं इस थर्ड पार्टी ने इस प्रिंसिपल के एजेंट को पेमेंट कर दी, तो वो मान लिया जाएगा कि इसी को पेमेंट हो गई है। अब ये इसको ना दे, गड़बड़ कर दे, ये इनके मामला है। अगर इन्होंने, राम ने बोल रखा है कि आप पेमेंट कर दीजिए, तो इन्होंने जैसे ही हैंड ओवर कर दिया, वहां पे इनकी जिम्मेदारी खत्म, है ना। इसके बारे में हल्का फुल्का हमने पीछे भी बातें करी है, जब हमने एजेंसी को टच बेस किया था। मैंने बोला था हम सोगा में भी पढ़ेंगे। यस, चलिए, सेक्शन 182 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बात करता है एजेंट के बारे में। एजेंट वो बंदा है जिसे एम्प्लॉय किया गया है या तो कुछ करने के लिए, ठीक है, किसी और के लिए, या फिर किसी और के को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब एजेंट मेरे बिहाफ पे कुछ काम कर सकता है और कुछ कुछ बातें जो कोई मेरे बिहाफ पे नहीं कर सकता है। जैसे मेरे बिहाफ पे कोई शादी में नहीं कर सकता है कि मैं तो अवेलेबल नहीं, मेरे मेरे जाकर फेरे जाके करो, दैट कैन नॉट हैपन। या बट मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स कैन हैपन। ओके, रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विथ थर्ड पर्सन, जैसे हमने पीछे राम और थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल देखा था। The person whom such act is done, for whom such act is done, or who is so represented, ये बंदा कहलाएगा प्रिंसिपल। हमारे एग्जाम्पल में ये राम थे, in the example that we took. Yes, thus it is clear from the definition, connecting agent एक connecting link है, किसके बीच में? प्रिंसिपल के बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में एजेंट एक कनेक्टिंग लिंक है। एजेंट एक कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है जी। ओके, अब इधर सेक्शन 182 जो प्रिंसिपल्स हैं एजेंसी के, किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के, वो दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। कौन से दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, आइए इनको समझ लेते हैं। दो important principles and there are two important principles, okay, namely whatever a person can do personally shall also be allowed to be done through an agent, except कहाँ पर? जहाँ पे पर्सनल सर्विसेज चाहिए, जैसे कि जब पेंटिंग करना है किसी से, मतलब मैंने कहा कि मुझे सिर्फ आप ही से पेंटिंग करानी है, मुझे सिर्फ आपसे ही मेकअप कराना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, शादी भी लेट्स से किसी एक ही बंदे से होनी है, तो वो कोई और नहीं कर पाएगा। जैसे कंसर्ट जो कराना है वो अरिजीत सिंह से ही कराना है, अब वो अपने बिहाफ पे अगर किसी XYZ पर्सन को दे भेज दे या बोल दे, हो कौन सा गाना है, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, क्या नाम है उसका, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना।
हाँ, तो या फर्स्ट जो खुद कर सकता है वो किसी और से करा सकता है, एक्सेप्ट जहाँ पे उस बंदे की पर्सनल सर्विसेज की जरूरत है, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, मैरिज एटसेट्रा. He who does not act through a duly authorized agent does it by himself. That is, the act of agent are considered the act of principal. अगर एजेंट ने कुछ किया है तो हम उसे मान लेंगे प्रिंसिपल ने. कैसे, मैंने पेमेंट के बारे में बताया था. अगर प्रिंसिपल ने बोला है थर्ड पार्टी को कि एजेंट को पेमेंट कर देना, कर दी. अब एजेंट रफू चक्कर हो गया तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की कोई गलती नहीं है. थर्ड पार्टी ने तो एजेंट को प्रिंसिपल जैसा ही माना था. ओके, चलिए अब कुछ एसेंशियल फीचर्स है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के. कि अग्रीमेंट होना चाहिए एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में, है ना. यहाँ पे जैसे कोई ब्रोकर अपॉइंट किया, आपका घर है, आपने अपने घर को बेचने के लिए एक ब्रोकर अपॉइंट किया, या रेंट पे चढ़ाने के लिए एक ब्रोकर अपॉइंट किया, या एजेंट अपॉइंट किया, तो आप और आपके एजेंट के बीच में, आप हो गए प्रिंसिपल और वो ब्रोकर हो गया एजेंट, आप दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है कि सेल का या रेंट का 1% मिलेगा. ओके, competency of principal. Of course principal has to be competent to enter into a contract. कंपिटेंसी एजेंट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है. और यह माइनर वाली बात हम पढ़ कर आए थे. माइनर में हमने एजेंसी को टच बेस किया था कि माइनर एजेंट हो सकता है बट लायबल नहीं किया जा सकता. ओके, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होनी चाहिए कि प्रिंसिपल एक्स है, वाई जो है एजेंट है, और जेड जो है थर्ड पार्टी है. ओके, कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. जैसे मैंने बोला कि सैलरी नहीं लगेगी, एजेंट को सैलरी नहीं लगेगी, पैसे तभी मिलेंगे जैसे कि इनकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी कॉन्ट्रैक्ट की. इंटेंशन ऑफ पर्सन टू एनैक्ट. अब जैसे मान लेते हैं मैंने अपनी हाउस हेल्प को भेजा, हमारे घर के पास एक शॉप है, जाओ वहाँ से मैगी लिया, मैगी का पैकेट लिया. वैसे मैं मैगी नहीं खाती हूँ, अवॉइड करती हूँ, अच्छी लगती है मुझे बट अवॉइड करती हूँ फॉर हेल्थ रीजंस. ओके, बात करते हैं. दिस इज योर मैम, दिस इज माय हाउस हेल्प. ओके, मैंने इसको भेजा और इनको फ़ोन कर दिया कि मैं अपनी हाउस हेल्प को भेज रही हूँ, आप सामान दे देना. ठीक है, मैगी का ये पेटी दे देना, लेट्स से मैं मैगी का पूरा बॉक्स दे देना. ओके, अब मैंने इनको फ़ोन करके बोल दिया कि दे देना और मैं आपको पैसे दे दूँगी. तो मेरे बिहाफ पे गया एजेंट. ओके, अब ये एजेंट का इंटेंशन होना तो चाहिए कि मेरे बिहाफ पे ही काम कर रहे हैं. पता चल रहा है लेके भग गए अपने घर में, है कि रख लो बहुत मैगी के पैकेट है, एक मैगी तो खाएगी दिशा मैम. Yes, it should not happen like this. Intention of the person to act as an agent. Okay, so अब आई होप दिस इज क्लियर. इसमें कोई टेंशन नहीं है, आराम से एक आध बार पढ़ने, क्योंकि हमारा पेपर इस बार ऑब्जेक्टिव है ना. बट सब्जेक्टिव पेपर आएगा जब हम चले जाएंगे आपके इंटर में. करेक्ट है, तो ध्यान से अभी दिल में उतारते जाएंगे कंसेप्ट्स को, फिर जब हम इंटर में जाएंगे तो वहाँ पर हम लिख लिख के भी प्रैक्टिस करेंगे. अभी कैसे बनती है एजेंसी, क्रिएशन ऑफ एजेंसी अलग अलग तरीके से बन सकती है. वो अलग अलग तरीके क्या है उनको समझते हैं. जैसे सबसे पहले हम बाय एक्सप्रेस अग्रीमेंट, जहाँ पर मैंने अपनी हाउस हेल्प को बोल ही दिया कि तुम ही मेरी एजेंट हो या मेरे बिहाफ पे जाकर काम करना है, यहाँ पे इसका कंसेंट आ गया. ओके, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बन गया. एक्सप्रेसली बता रहे हैं, सेक्शन 186 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बोलता है कि एजेंसी जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है. एक्सप्रेस मतलब जहाँ पे या तो मैंने बोलकर या लिखकर बताया है साफ साफ, एक्सप्लिसिटली. ओके, it is a practice in many cases to appoint agents by using the power of attorney on a stamped paper. कि मेरे बिहाफ पर ये बंदा है जो जैसे पावर ऑफ अटर्नी है जो काम करेगा मेरे बिहाफ पे, मेरी जगह साइन करेगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल. तो वो बट इम्प्लाइड भी हो सकती है ऑन समबडीज बिहाफ, लेट्स से. तो यहाँ पर जैसे मेरे और मेरी हाउस हेल्प के बीच में जो प्रिंसिपल एजेंट हुआ, यहाँ पर क्या मैंने लिख कर बोला नहीं, क्या मैंने उसको स्पेसिफिकली बोला तो मेरी एजेंट है नहीं, बट क्या जब मैंने बोला जाओ लेकर आ जाओ और उसने कहा ओके मैं लेकर आती हूँ. ठीक है, और वो उसकी सर्विस का पार्ट नहीं है. शी ऑफ कोर्स शी इज एन एम्प्लॉय टू, मैं उसको सैलरी देती हूँ, बट यहाँ पर शी इज जस्ट बी डूइंग एन एक्ट ऑन माई बिहाफ. तो यहाँ पर इम्प्लाइडली वो मेरी एजेंट बन गई और मैं उनकी प्रिंसिपल.
ठीक है। तो अगर जैसे यहाँ पर वो अपने मैगी लेकर चली जाती है, हाउस हेल्प, ये जो हमारे घर के पास ग्रोसरी की शॉप है, यहाँ से लेकर चली जाती, तो पैसे तो मुझे देने पड़ते ना, क्योंकि मैंने साफ साफ बोला था इस शॉपकीपर को कि भैया आप दे देना, मैं आपको पेमेंट करती हूँ। समझ में आई ना? ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? इम्प्लाइड भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। यस, सेक्शन 186 में हम एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, सेक्शन 187 में हम इम्प्लाइड एजेंसी पढ़ रहे हैं। एन अथॉरिटी इज सेड टू बी एक्सप्रेस व्हेन इट इज गिवन बाय स्पोकन और रिटन वर्ड्स। एन अथॉरिटी इज सेड टू बी इम्प्लाइड जब हम उसे किसी सरकमस्टांस से, किसी अंडरलाइंग सिचुएशन से इन्फर कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, अब्दुल भैया की शॉप, मान लो मैंने अपने हाउस हेल्प को अब्दुल भैया की शॉप से सामान लेने भेजा, पीछे भी मैंने सिमिलर एग्जाम्पल कराया है। And things spoken or written or the ordinary course of dealing may be accounted circumstances of the case। बोला नहीं, लिखा नहीं, बताया नहीं, बट ऐसा circumstances से रिवील हुआ कि वो मेरे एजेंट जैसे ही काम कर रहे हैं। ओके तो इम्प्लाइड एजेंसी क्रिएट की जा सकती है आपके कंडक्ट से, किसी सिचुएशन से, किसी रिलेशनशिप से, दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है एज पार्टीज, वहां से बनाई जा सकती है इम्प्लाइड एजेंसी। ठीक है। it may be inferred from the circumstances of the case like the example that I gave you। अब हम दो तरीके से इम्प्लाइड एजेंसी भी समझेंगे, इम्पॉर्टेंट है अभी के लिए भी और इंटर के लिए भी। हम थ्रू एस्टोपल बना सकते हैं, बाय होल्डिंग आउट बना सकते हैं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो क्लास 11 में सेकेंड चैप्टर में जब हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, वहाँ पर आपने पार्टनरशिप पढ़ा है ना। तो पार्टनरशिप के हमने पढ़ा है कि किस तरीके से पार्टनरशिप होती है ना, मतलब बेसिकली नॉट एग्जैक्टली पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप अलग से पढ़ा था हमने। पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ये सब पढ़ा था हमने। बट हम पार्टनर्स टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में बात करें, वहाँ पे हमने पढ़ा था जनरल पार्टनर, स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर पढ़ा था ना, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय एस्टोपल। अगर आपको याद है क्लास 11 का कंसेप्ट तो ये थोड़ा ईजियर रहेगा आपके लिए रिलेट करना। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है या क्लास 11 मैम हो तो बस ऐसे ही पास हो गए थे, तभी भी टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं अच्छे से ये कंसेप्ट समझाने वाली हूँ। आइए, एस्टोपल बोलते हैं इट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल। If the principal by his conduct or statement leads another person to believe that a person is his agent। मान लेते हैं कोई बंदा मेरा एक्चुअली में एजेंट है नहीं, बट अपने कंडक्ट से, है ना, या अपनी स्टेटमेंट से, एक्चुअली स्टेटमेंट बोल कर कि हाँ मैं एजेंट हूँ, किसी और को ये यकीन दिला दे रहा है कि हाँ ये बंदा एजेंट है, तो वो बन जा रहा है प्रिंसिपल बाय agent by estoppel। Let's say A says B in presence of C that he is the agent of C। If C does not deny the statement, he cannot deny A as his agent later। मान लेते हैं ये दिशा मैम, मेरी हाउस हेल्प और ये अब्दुल भैया, ठीक है, जबकि ये हाउस हेल्प मेरी जो एजेंट मेरी है नहीं, या इसको ऐसे ही समझते हैं ABC वाले एग्जाम्पल से, क्योंकि वो मेरी एजेंट है, क्योंकि अब हमारे दिमाग में मेरी हाउस हेल्प मेरी एजेंट जैसे काम कर रही है, तो एग्जाम्पल समझ रहा हूँ, बोला इतना रिलेटेबल नहीं रहेगा। A, B और C। A ने बोला C के प्रेजेंस में कि मैं C का एजेंट हूँ, जबकि है या नहीं अलग बात है, बट बोला है। ठीक है, जैसे अगर आपको पार्टनरशिप याद है तो वहां पे तो बंदा पार्टनर था ही नहीं, ठीक है, बट उसके कहानी से, उस जैसे जैसे वो एक्ट कर रहा था तो वहां लग रहा था कि वो पार्टनर है ना, आपने नॉमिनल पार्टनर पढ़ा था। कमिंग बैक टू दिस एजेंसी बाय एस्टोपल, यहाँ पर ये बंदा इस बंदे के प्रेजेंस में बोल रहा है कि ये प्रिंसिपल है और मैं एजेंट हूँ, और सी ने डिनाई नहीं किया कि मेरा एजेंट है, तो यहाँ पर बी अगर लायबल पकड़ना होगा इसके एक्ट के लिए तो फिर वो सी को पकड़ लेगा। इसी को बोलते हैं एजेंसी बाय एस्टोपल। ए बाद में डिनाई नहीं कर सकता कि बी मेरा एजेंट नहीं है, क्योंकि सी के सामने ही ए ने बोला था, सॉरी,
हाँ, सी बाद में डिनाई नहीं कर सकता कि ये मेरा एजेंट नहीं है, क्योंकि ए ने सी के सामने ही बी को बोला था कि मैं सी का एजेंट हूँ। इसी को बोलते हैं एजेंसी बाय एस्टोपल। ऑन द अदर हैंड, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट क्या होता है, इसको एग्जांपल समझेंगे फिर ऊपर जाएंगे। मान लेते हैं ए ने अलाउ किया है अपनी वाइफ बी को टू मैनेज हिज प्रॉपर्टी एंड टू मॉर्गेज इट। नाउ ए बी के एक्ट से बाइंडेड है। देखो कैसे बता रखा है, इट इज अ ब्रांच ऑफ एजेंसी बाय एस्टोपल, मतलब एस्टोपल के अंतर्गत ही होल्डिंग आउट भी आता है। जैसे अगर आपको याद है पार्टनर्स वाला बात, तो वहाँ पे नॉमिनल के अंदर ही एस्टोपल और होल्डिंग आउट था, वैसे ही यहाँ पे एस्टोपल के अंदर ही होल्डिंग आउट है। If one person knowingly admits another to act on his behalf, जैसे ए ने बोला मेरी वाइफ अलाउड है, वो कर सकती है प्रॉपर्टी को मैनेज, तो यहाँ पर knowingly बी के एक्ट, knowingly बोला ना बी को, that she can, you know, she has the right on the property। अब बी के एक्ट के लिए ए लायबल होगा। knowingly admits another to act on his behalf and allows him to do so, later cannot deny the act of that person। अब अगर B को बोला है कि भाई हाँ B तो कर सकती है और B ने कुछ कर दिया तो B लायबल होगा। If he does not want to do so, he has to expressly give his objection। अगर A को मना करना है किसी स्पेसिफिक एक्ट के, लेकिन मॉर्गेज नहीं कर सकती, प्रॉपर्टी तो है बट मॉर्गेज नहीं कर सकती, तो यहाँ पर साफ साफ मना कर दिया, ऑफ कोर्स यू हैव टू अबाइड बाय व्हाट इज एक्सप्रेसली सेड। ओके, इमीडिएटली इसका एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया है। 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए वीडियो को। एजेंसी बाय एस्टोपल एंड एजेंसी बाय होल्डिंग आउट को बिल्कुल अच्छे से एग्जाम्पल के साथ दिल में उतारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, पॉज कीजिएगा यहाँ पर। आई होप आप पॉज करके अच्छे से इस टॉपिक को दिल में उतार कर आ गए हैं, क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि है एजेंसी बाय नेसेसिटी। एजेंसी बाय नेसेसिटी, एजेंसी ऑफ नेसेसिटी इज क्रिएटेड इन केस ऑफ इमरजेंसी। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वहां पर एक बंदा आपके बिहाफ पर काम कर रहा है, जबकि वो एक्सप्लिसिटली आपका एजेंट था नहीं। Okay, in these cases, the person who performs their services as an agent do not seek prior permission। पहले से permission नहीं मिल रखी है उनको, उस agent को agent जैसे behave करने की permission नहीं मिली हुई है from principal or anybody else। The principals are also in certain difficult situation and they could not give their assent or refusal, but accept the services rendered by such person। Therefore, law confers authority on a person to act as an agent for another without the consent of the principal or of that person, and such agency is known as agency by necessity। जहाँ पर कोई सिचुएशन ही ऐसी हो गई इमरजेंसी की और किसी को एक्ट करना पड़ रहा है किसी और के बिहाफ पे, जबकि जो कोई और है, जो बोले तो प्रिंसिपल है, उसने अपना एसेंट भी नहीं दिया है, बट वो ऐसी सिचुएशन में है कि किसी और को उसके लिए काम करना ही होगा, तो ये बंदा बन जा रहा है एजेंसी बाय नेसेसिटी। जैसे जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने कुछ फ्रूट्स के बॉक्सेस, फ्रूट्स वेजिटेबल के बॉक्सेस जो है एक शिप में, इस शिप है, ठीक है, इस शिप में भेजे। ओके, इस शिप का कैप्टन है, इस शिप के कैप्टन कौन है, लेट्स से मिस्टर एक्स। अब ये शिप जब जा रही थी तो रास्ते में बहुत स्टॉर्म्स आ गए, स्टॉर्म आ गया। ओके, जिसकी वजह से ये शिप इन्हें नियर बाय पोर्ट पर पार्क करनी पड़ी। ओके, अब इन्हें दिख रहा है कि ये जो फ्रूट्स हैं ये पेरिशेबल है, मतलब खराब हो जाएंगे, अगर मैंने जब तक ये पहुंचेंगे तब तक ये खराब हो जाएंगे।
तो अब क्या मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को बोला था कि ये बेच दो? नहीं। और क्या स्टॉर्म की वजह से फोन पे बात भी नहीं हो सकती, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, जबकि प्रिंसिपल ने दिस पर्सन कैप्टन को, मिस्टर एक्स को, जो कि एजेंट है भी नहीं, बट अभी एजेंट जैसे वो काम करने लगेगा, बिकॉज सिचुएशन ऐसी है, नेसेसिटी है कि अगर सामान अभी नहीं बेचा तो वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कैप्टन है मिस्टर एक्स हैं, वो बन जा रहे हैं एजेंट बाय नेसेसिटी। in case of emergency, in case of emergency। am I clear मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है ना? भेजे में जा रहा है ना? वेरी वेल। अब बात करते हैं केसेस वेयर एजेंसी बाय नेसेसिटी मे अराइज। जैसे when an agent exceeds his authority in emergency, relationship between husband and wife, living together, living separately, carrier of goods acting as bailey, does anything to protect or preserve the goods। जैसे ये वाला एग्जांपल हमने दिया, मैंने आपको कैप्टन वाला एग्जांपल जो है वो लास्ट वाला दिया। ऐसा करते हैं एक एक करके, ओके ऐसा करते हैं हम यहीं पे समझ लेते हैं। जैसे मैंने एजेंट एक्सीज अथॉरिटी इन इमरजेंसी, इमरजेंसी में एजेंट को अथॉरिटी कुछ मिल रखी थी, बट सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी से आगे जाना पड़ा उसे इन केस ऑफ इमरजेंसी। लेट्स से कोई एक्सीडेंट हो गया प्रिंसिपल का, ठीक है, इसकी वजह से पैसे देने पड़े, पैसे वो 1 लाख रुपए तक निकाल सकता था, बट अब हॉस्पिटल पेमेंट देनी है 1.5 लाख की, तो दे दी। ऐसी रिलेशनशिप विद बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अब हस्बैंड वाइफ के केस में, वाइफ हस्बैंड के केस में एजेंट हो सकते हैं इन सिचुएशंस वेयर स्पेसिफिकली नहीं बता रखा है बट नेसेसिटी है। कोई जना साथ में रहता है, कोई जना रिलेशन तो ऐसा है कि साथ रहने वाला बट अलग रह रहे हैं बिकॉज दो लोग अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कैरियर ऑफ गुड्स एक्टिंग एज अ बेली, मैंने भी अब आपको एग्जांपल दिया है। ये आपके पास जहाँ पे एजेंसी नेसेसिटी से अराइज हो जाती है, यहाँ से भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको 2 से 3 बार इसे पढ़ना है, और बाकी जब मैं आपके साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करूंगी वहाँ पे मैं ऐसा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगी। ओके अब देखो हमने क्या बोला, एक बार हमने सेक्शन 186 में बोला कि एक्सप्रेस तरीके से आप एजेंसी का बना सकते हैं। 187 में बोला आप इम्प्लाइड से बना सकते हैं, और इम्प्लाइड के अंदर हमने एस्टोपल पढ़ा, होल्डिंग आउट पढ़ा और बाय नेसेसिटी पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं बाय रैटिफिकेशन। बाय रैटिफिकेशन हम बना रहे हैं एजेंसी। ऐसा हमें सेक्शन 196 में बोला। पहले हमने 186 में पढ़ा एक्सप्रेस, 187 में पढ़ा इम्प्लाइड, और इस इम्प्लाइड के अंदर हमने पढ़ा बाय एस्टोपल, बाय होल्डिंग आउट एंड बाय नेसेसिटी। अब हम बोल रहे हैं बाय रैटिफिकेशन। बाय रैटिफिकेशन एजेंसी क्रिएट करी जा रही है ना। सेक्शन 196 इसके बारे में बात करता है। 186, 187 हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर सेक्शन 196 के अंदर हम काम कर रहे हैं। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है बाय रैटिफिकेशन इज सेड टू अराइज व्हेन अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ द एक्ट आर डन विदाउट हिज नॉलेज और अथॉरिटी एक्सप्रेसली और इमीडिएटली एक्सेप्ट सच एक्ट, सॉरी इम्प्लाइडली एक्सेप्ट सच एक्ट। इसको एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये हमारे हैं रॉकी जी और ये हमारी रानी जी। रॉकी इज अवे ऑन एन इंटरनेशनल टूर। Meanwhile, Rani makes an urgent purchase of exclusive free film rights on Rocky's behalf without his prior knowledge of explicit authority। तो मैम ये तो हमें पीछे इम्प्लाइड वाले जैसे दिख रहा है। रुकिए थोड़ा सब्र करिए, आएगा इस पर क्लैरिफिकेशन। अब
Upon Rocky's return and learning about the purchase, he reviews the details and decide कि हाँ वो इस जो डील रानी ने करी है उस पर वो एक्सेप्ट कर ले रहा है। यहाँ पे जो रॉकी ने एक्सेप्टेंस दी है परचेज को, या तो एक्सप्लिसिटली अप्रूव करके या बाय यूजिंग द फिल्म राइट्स जो कि इन्होंने परचेज किए इनके बिहाफ पे, रानी ने परचेज करी है रॉकी के बिहाफ पे, या तो एक्सप्लिसिटली बोल दे हाँ मैं ओके हूँ। दूसरी बात क्या है, फिल्म राइट्स को यूज ही कर ले रहा है, इम्प्लाइडली हो रहा है बेसिकली, कॉन्स्टिट्यूट्स रैटिफिकेशन ऑफ रानीज एक्ट। रानी के एक्ट रानी ऑलरेडी कर चुकी है, उनके एक्ट को रैटिफाई कर रहे हैं रॉकी। ये सेक्शन 196 बोलता है दिस एक्ट ऑफ रैटिफिकेशन मीन्स रॉकी इज बाउंड बाय द एक्ट एज इफ ही हैड ओरिजिनली ऑथराइज्ड इट। अब यहाँ पर और इम्प्लाइड वाले में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पर एस्टोपल तो हो नहीं रहा, होल्डिंग आउट भी नहीं हो रहा, यहाँ हमें नेसेसिटी जैसी सिचुएशन दिख रही है। बट अगर मैं नेसेसिटी वाले पॉइंटर्स पढ़ाती हूँ, ओके, तो यहाँ पर इमरजेंसी की सिचुएशन दे रखी है जैसे कि दी है ना, वैसे ही यहाँ पर हुई, बट यहाँ पर ऑलरेडी कर चुका है रानी। और सॉरी सॉरी गाइस, क्या हो गया, क्या, हाय, बहुत जोर से बोल रहे हैं हम, बहुत जोर से। यस बेटा, आप क्या सुनाने वाले हो, नन्ना मुन्ना सुनाओगे, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, बोलो जय हिंद, जय जय हिंद। चलो हाय तो बोल दो सब बच्चों को, हाय। ठीक है अब जाए, क्लास है मेरी, हाँ ठीक है। क्या बोलूं, ओ ओ, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हम इंडिपेंडेंस डे की तैयारी कर रहे हैं, है ना, चलो ओके। सो गाइस अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नेसेसिटी, एजेंसी बाय नेसेसिटी एंड एजेंसी बाय रैटिफिकेशन, दोनों ही केसेस में कहीं ना कहीं इमरजेंसी दिख रही है। यहाँ पर हमें इमरजेंसी स्पेसिफिकली दिख रही थी, है ना, यहाँ पर कैप्टन ने ए के बिहाफ है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए के बिहाफ पे काम कर दिया था। यहाँ पर कंसेंट, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ये मिस्टर ए ने मतलब मिस्टर एक्स ने जो काम किया उसके लिए मिस्टर ए लायबल हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर इट्स एन ऑब्लिगेशन जो क्रिएट हो जा रही है, ओके, या फिर हम यहाँ पर राइट क्रिएट हो जा रही है, इन्होंने काम किया है जैसे फॉर एग्जाम्पल। बट मैं रैटिफिकेशन में बोलती हूँ ना, तो यहाँ पर रॉकी के पास चॉइस है, रॉकी हैज अ चॉइस, यहाँ पे चॉइस नहीं थी, अब तो बिक ही चुका ना, यहाँ पे चॉइस है नहीं, यहाँ पे चॉइस है। अगर रानी ने कोई फिल्म का राइट्स ले ली है और रॉकी नहीं चाहते तो मना कर सकते हैं, रैटिफाई कर सकते हैं, ओके। और अगर ओके करते हैं, ऑप्शन 1 है या ऑप्शन 2 है, यहाँ पे अगर ओके करते हैं तो कैसे पता चल जाएगा कि इन्होंने ओके कर दिया है, या तो एक्सप्रेस कर दिया है ओके करने के लिए, या फिर इम्प्लाइडली मतलब वो कुछ कह नहीं रहे, हाँ फिल्म
पे काम करने लग जा रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल फिल्म पे काम करने लग जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चॉइस नहीं है, यहाँ पर चॉइस है। दोनों लग रहे हैं इम्प्लाइड जैसे हैं, बट ये इम्प्लाइड है अंडर सेक्शन 186, बट यहाँ पे एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकते हैं अंडर सेक्शन 196, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस ऑल्सो बिटवीन नेसेसिटी एंड रैटिफिकेशन। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, आइए समझेंगे एग्जाम्पल के साथ कहानी को थोड़ा सा और अच्छे से। रानी's एक्शन, रानी buys the film right, okay, एक्टिंग इन रॉकीज बेस्ट इंटरेस्ट। ये इमरजेंसी नहीं थी, रॉकी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम किया, इमरजेंसी सिचुएशन नेसेसिटी वाली में थी, विदाउट द प्रायर कंसेंट और अथॉरिटी। नाउ रॉकीज रैटिफिकेशन बोले तो जब रॉकी आए, उन्होंने रिव्यू किया ट्रांजैक्शन को, डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, या द फिल्म राइट्स एंड इंटीग्रेट देम इनटू देयर मूवी, जिसकी वजह से या फिर ऐसे एक्सप्रेसली किया या फिर करने लगे तो इम्प्लाइडली हो गया। रिजल्ट क्या हुआ, जब रॉकी ने फिल्म राइट्स को एक्सेप्ट किया, या तो एक्सप्लिसिटली बोल के किया है प्रूफ, या फिर जब यूज कर रहा है तो इम्प्लाइड हो गया। जो यहाँ पे रानी की अनऑथराइज एक्ट है उसे इन्होंने रैटिफाई कर दिया, बोल दिया हाँ ओके मेरी तरफ से भी ओके है। Yes, making Rocky responsible for the agreement, though he had originally not authorized it. Though originally उसने authorize नहीं किया था। Am I clear? Yes, very well. अब ratification की कुछ essentials है, there are certain essentials of ratification. पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे आधी बात नहीं बता सकती रानी, पूरी बात बतानी पड़ेगी, ठीक है। पूरा ट्रांजैक्शन, होल ट्रांजैक्शन, कोई डैमेज नहीं होना चाहिए थर्ड पार्टी को। रानी की वजह से रॉकी के लिए कुछ काम, बेस्ट इंटरेस्ट में काम करने के लिए मिस्टर XYZ को कोई प्रॉब्लम होगी, दैट शुड नॉट हैपन, ठीक है। एक्ट ऑन बिहाफ ऑन अदर पर्सन, जैसे रॉकी के बिहाफ पे रानी ने काम किया। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल, मान लेते हैं रॉकी की डेथ ही हो चुकी है, फिर उसमें क्या कर लोगे आप, है ना। विद इन रीजनेबल टाइम काम किया है, कि मान लेते हैं राइट्स ऑलरेडी बिक चुकी है और अब चल दी है, दैट कैन नॉट हैपन। लॉफुल ही होना चाहिए, अनलॉफुल काम हम नहीं करेंगे। एक्ट्स विद इन प्रिंसिपल्स पावर, जैसे प्रिंसिपल जो कर सकता था वही कर सकती हैं ये भी। अगर प्रिंसिपल खुद ही, रॉकी खुद ही नहीं राइट रिजर्व कर सकता था तो रानी भी नहीं कर पाएगी, और इस बात की कम्युनिकेशन देनी पड़ेगी। ये सारे essentials हैं। हाउ मेनी essentials वी हैव? 9 essentials, we have 9 essentials of ratification। इसको हम 2 से 3 बार पढ़ेंगे, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेक्शन 196 से लेके सेक्शन 200 में essentials बता रखे हैं। सेक्शन 186 में एजेंसी बाय एक्सप्रेस एजेंसी है, 87 में इम्प्लाइड एजेंसी है, रैटिफिकेशन 96 में है, और essentials भी 196 से लेकर, सॉरी, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन 196 में, मैंने खाली 96 बोला था, 196 में, और 196 से लेकर 200 तक हमारे पास असेंशियल्स हैं रेटिफिकेशन के, ठीक है जी। ओके ना, अब बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, आप एजेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी बन सकते हो। एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अराइजेस वेयर द लॉ ट्रीट्स वन पर्सन एज एन एजेंट ऑफ अनदर। यहाँ पे नेचर और एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी हो सकता है, वो एक्चुअल और रियल हो सकता है ना। चलो पहले एक्चुअल और रियल पढ़ते हैं और उसके एक्सेप्शन देखेंगे। एक्चुअल और रियल हमें सेक्शन 188 में दे रखा है। 186, 187, 196 पढ़ के आए पीछे, 188 वापस आ गए। एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू डू एन एक्ट हैज एन अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग। अगर मान लेते हैं मैंने बोल रखा है मेरा एजेंट है, मेरी सारी प्रॉपर्टीज यही डील करता है, ठीक है, तो सारी लॉफुल प्रॉपर्टीज या लॉफुली जो भी काम कर रहा है एजेंट कर सकता है। किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए तो खाली वही कर सकता है, कोई और प्रॉपर्टी नहीं कर पाएगा। तो जो उसकी पावर ऑथराइज, जिस बात पे अथॉरिटी मिल रखी है उस एजेंट को, वो सब कुछ कर सकता है।
Okay, an agent having an authority to carry on a business has authority to do every lawful thing necessary for the purpose or usually done in the course of conducting such business. सिंपल है. सेक्शन 190 बोल रहा है एक एजेंट लॉफुली कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर पर्सन टू एक्ट which he was expressly or impliedly undertaken to perform personally. मैंने बोल रखा है खाली तू ही जाके कर सकता है, मिस्टर एक्स ही कर सकता है, तो यहाँ पे वाई जेड ए बी सी को नहीं बोल सकता है, पर्सनली ही करना पड़ेगा. अनलेस बाय द ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ ट्रेड एन एजेंट सब of trade a sub agent may or from the nature of the agency a sub agent must be employed. मान लेते हैं मेरे पापा ने केदारनाथ जाना है घूम भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, तो अब उन्होंने एक ट्रैवल एजेंट को बोला कि हमारी टिकट्स करा दीजिए, वहाँ पे होटल स्टे एक्सेट्रा कर दीजिए. अब इस एजेंट का सब एजेंट बाय ट्रेड ही है, बाय कस्टम ही है, वहां पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं. वहां पे माय फादर कैन नॉट से दैट पर्सन हु इज मीटिंग हिम इन केदारनाथ की नहीं मेरे को तो मैंने तो उस बंदे को एजेंट हायर किया था. वो जो बिजनेस का ट्रेडिशन है, कस्टम ही है, वो ऐसे है कि सब एजेंट होगा इसमें. बट मान लेते हैं किसी मेरे पापा ने किसी मेरी बहन की शादी पे ही किसी केटर को अपॉइंट किया है, तो वो आगे सब एजेंट नहीं लेकर आ सकते, आपको बोला है आप करेंगे पर्सनली. ओके, तो यहाँ पर कस्टम ऐसा नहीं है, ट्रेडिशन ऐसा नहीं कि किसी और को करें. हमने बोला कि हमें आपका ही खाना चाहिए, आपके थ्रू केटरिंग चाहिए, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल. ओके, तो पर्सनली ही करना पड़ेगा, चाहे वो बेसिकली अंडर द लॉ वो कुछ किसी और से नहीं करा सकता, एक्सेप्ट वेयर देयर इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही ऐसा होता है कि सब एजेंट काम करता है, ठीक है, या कर सकता है. बट इसके कुछ एक्सेप्शन है, सब एजेंट ना अपॉइंट करने के. एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल, जब एक प्रिंसिपल ने हायर किया एजेंट टू मैनेज देयर प्रॉपर्टी, द एजेंट एक्सप्लिसिटली आस्क्ड द प्रिंसिपल इफ दे कैन हायर अ गार्डनर. यहाँ पे एजेंट ने स्पेसिफिकली बोल रखा है मेंटेन करने के लिए, गार्डन के लिए गार्डनर अपॉइंट कर सकता है क्या, और यहाँ पे प्रिंसिपल ने ओके दिया है. यस, फॉर द लैंडस्केपिंग द प्रिंसिपल अग्री इज गिविंग हिज एक्सप्रेस कंसेंट. अगर एक्सप्रेस कंसेंट बोल दिया सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हो, सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हो. दूसरा है इम्प्लाइड, एन एजेंट इज हायर्ड टू मैनेज अ रिटेल स्टोर. Although the principal never explicitly says the agent can hire additional staff, the agent hires a cashier during the busy season. The principal has always allowed the agent to make such decision in past. So implied consent है. पहले पीछे ऐसे आपने मना नहीं किया ना कभी, मैंने इस बार भी कर लिया, इस बार भी कर लिया, तो पेमेंट दीजिए, आप कैशियर की सैलरी दीजिए. नेचर ऑफ एजेंसी, एग्जाम्पल, an agent is hired to organize a large conference. Due to the nature of the task, it is understood that the agent will be needing to hire sub agent as a event planner or maybe security के लिए, है ना, कुछ गार्ड्स एक्सेट्रा चाहिए, केटरर, सिक्योरिटी पर्सोनल, अलग अलग काम करने के लिए. लार्ज कॉन्फ्रेंस है, किसी एक को दिया, वो आगे हो सकता है सबको एजेंट करे. यहाँ पर क्या है, इट इज द नेचर ऑफ एजेंसी सच दैट, या जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि केदारनाथ जाना तो वहां पर एजेंट के सब एजेंट हैं. ओके, तो एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है. उस एजेंसी, नेचर ऑफ एजेंसी ही ऐसी है कि सब एजेंट हो सकता है. कस्टम ऑफ द ट्रेड, अगेन एग्जाम्पल सिमिलर हो जाएगा. इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इट इज कस्टमरी फॉर द मेन कॉन्ट्रैक्टर और एजेंट टू हायर सब कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर स्पेशलाइज्ड टास्क. जैसे कोई ठेका दे दिया बिजली का सारा काम करने के लिए, है ना, या प्लम्बिंग का सारा काम करने के लिए. द प्रिंसिपल इज अवेयर ऑफ दिस कस्टम, और इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है. मिनिस्टेरियल एक्ट, व्हाट इज दिस? An act, an agent is hired to process paperwork for visa application. The agent hires a clerk to handle the mundane tasks, regular tasks जो है, filing work and scheduling appointments, as these are considered as ministerial acts.
ये सारे जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं, बट हमारे को समझने के लिए जब आप रिवाइज भी कर रहे होंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन से तरीके के एजेंट का मतलब क्या होता है, या जो हम एक्सेप्शन बोल रहे हैं कि सब एजेंट कहाँ नहीं होने चाहिए, उनके बारे में एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग भी होगी। जस्ट ऑन द फेस नेम, खाली नेम नहीं बताऊंगी मैं, डिटेल्स भी बताऊंगी। तो हमने बोला एक्सप्रेस, इम्प्लाइड बोल रखा है कि हाँ एजेंट, आप सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं, नेचर ही ऐसा है, बिजनेस कस्टम ऐसा है, या फिर मिनिस्टेरियल एक्ट है। ओके गाइस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। एक और है अपन के पास, अनफोर्सीन इमरजेंसी। An agent is managing a project where they fall ill unexpectedly. They hire a sub-agent to ensure that the project continues smoothly during the absence, addressing the unforeseen emergency to maintain progress. Let's say for example, A ने B को इंटीरियर डेकोरेटर जैसे अपॉइंट किया और बोला है 3 महीने में काम खत्म हो जाना चाहिए, यहाँ पे टाइम इज ऑफ द एसेंस। ओके, बट 2 महीने बाद इनकी तबीयत खराब होगी तो इन्होंने एक सब एजेंट अपॉइंट कर दिया। इनको लेट से फ्रैक्चर हो गया, चल ही नहीं सकती, जब ये चल ही नहीं सकती काम खत्म होगा नहीं, तो इन्होंने काम खत्म करने के लिए इनको अपॉइंट किया और काम करा लिया। इमरजेंसी की सिचुएशन और टाइम ऑफ द एसेंस हम पीछे पढ़कर आए हैं, टाइम इज ऑफ द एसेंस हम पढ़कर आए, जहाँ हमने लेडी विसल डाउन पेनेलोपी को ले रखा था एग्जाम्पल में। यस, वेरी वेल। अब सब एजेंट सेक्शन 191 में बता रखा है, ये वो बंदा है जो कि किसी एग्जिस्टिंग एजेंट के अंतर्गत काम कर रहा है। A sub agent is a person employed by, it is employed by and acting under the control of the original agent। प्रिंसिपल के अंदर काम नहीं कर रहा है, ओरिजिनल एजेंट के अंदर काम कर रहा है, ओरिजिनल एजेंट के अंदर काम कर रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन सब एजेंट एंड प्रिंसिपल कैसा है? When an agent, sub agent is properly appointed, the principal is, so far as regard third person represented by the sub agent, and is bound by and is responsible for his act as if he were an agent originally appointed by the principal। मान लेते हैं ए ने जो इंटीरियर का काम बी को दिया था, ए भी किसी का, ए जो है वो लेट्स से इंटीरियर डिजाइनर ही है, इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी है, उसके अंदर एक फ्रीलांसर अपॉइंट किया था एज एन एजेंट, और ये फ्रीलांसर ने अपने अंडर एक ले लिया। तो जो ये सी ने काम किया है, जैसे बी रिस्पॉन्सिबल था वैसे सी भी रिस्पॉन्सिबल होगा, और उतना ही ये प्रिंसिपल भी रिस्पॉन्सिबल होगा थर्ड पार्टी को इस सी के एक्ट के लिए, क्योंकि सब एजेंट ने जो काम किया उसे मान लेंगे एजेंट ने ही किया है, अगर प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन से प्रिंसिपल लॉफुल एक्टिविटी के लिए ही प्रिंसिपल के अंतर्गत ये एजेंट और सब एजेंट वाला पूरा प्रोसेस हुआ है। यस, सब एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सब एजेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि एजेंट रिस्पॉन्सिबल था वैसे ही सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल है। अब काम, तुमने पैसे लिए 1,00,000 रुपए की, काम लगाया है 70,000 रुपए का, 30,000 रुपए अपनी जेब में डाले हैं, जिसकी वजह से नाम खराब हो रहा है बी का, ए का, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट नॉट टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड और willful wrong। A sub-agent is responsible for his act to the agent but not to the principal, except in case of fraud or willful wrong, जहाँ जानबूझ की गलती करी है या फिर fraud। Where a sub-agent is improperly appointed, where an agent without having authority to do so has appointed a person of a sub-agent, willfully wrong कर रहा है ना, यहाँ पे agent responsible हो जाएगा। ओके, एक बारी पॉज लेंगे, ये पढ़ेंगे और फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। एक बारी पॉज लेंगे, ये पढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और अगर किसी का यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से आप चैट बॉक्स में भी बात कर सकते हैं, और लॉ बाय CMA दिशा आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं, जब हम यहाँ बोल रहे हैं where a sub agent is improperly appointed, properly appoint नहीं हुआ है, where an agent without having authority to do so has appointed a person as a sub agent, तो क्या क्या होगा ये देखेंगे।
The agent stand towards such person in relation of the principal. अब प्रिंसिपल की जिम्मेदारी नहीं है, एजेंट खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि वो ऑथराइज नहीं था. उसने अपनी अथॉरिटी, एजेंट ने अपनी अथॉरिटी बाय अपॉइंटिंग अ सब एजेंट एक्सेट्रा करके अपनी अथॉरिटी लाइन क्रॉस कर ली है. एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट. प्रिंसिपल के एक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा एजेंट, और ये सब एजेंट के लिए या फिर थर्ड पर्सन के लिए भी. Okay, the principal is not represented by any responsible for the act of the person so employed. अगर मान लेते हैं ए ने बी को अपॉइंट किया था और बी ने अनऑथराइज तरीके से सी को अपॉइंट कर लिया है, सी के काम करने की वजह से कुछ ए यानी कि प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. द सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंसिपल. सिमिलरली प्रिंसिपल भी सब एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जैसे सब एजेंट प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. Okay, I hope we have understood what is written under section 193 of Indian Contract Act. ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे. अब बात करेंगे substituted. We are going to talk about substituted agent. Section 194 बात करता है जब भी कोई एजेंट जिसके पास या तो एक्सप्रेस या तो इम्प्लाइड अथॉरिटी है, या तो एक्सप्रेस या तो इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो किसी और का नाम, किसी और बंदे का नाम इस्तेमाल कर सकता है फॉर द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी हैज नेम्ड अनदर पर्सन अकॉर्डिंगली. क्योंकि अलाउड था इसलिए कर रहा है. सच पर्सन इज नॉट अ सब एजेंट. नाम यूज किया है क्योंकि अलाउड था तो वो सब एजेंट नहीं कहलाएगा, बट एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल फॉर सच पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी इज एज इज इंटरेस्टेड टू हिम. ओके, इसके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि चीजें थोड़ी सी और क्लियर होए. ए ने इंस्ट्रक्ट किया बी को, जो कि एक मर्चेंट है, एक दुकानदार है, एक बिजनेसमैन है, लेट्स से, टू बाय अ शिप फॉर हिम. सो बेसिकली बी शिप खरीद रहा है ए के बिहाफ पे. B employs a ship surveyor of good reputation to choose a ship for A. A ने B को बोला कि मेरे लिए एक शिप खरीद लो. B ने किसी सर्वेयर को अपॉइंट किया कि सर्वे करके बताओ कौन सी शिप अच्छी है. ओके, द सर्वेयर मेक्स द चॉइस नेग्लिजेंटली. अब सर्वेयर ने गड़बड़ करी. द शिप टर्न्स आउट टू बी अनसीवर्दी एंड इज लॉस्ट. B is not, but the surveyor is responsible to it. जबकि सर्वेयर तो सब एजेंट भी नहीं था, सब एजेंट भी नहीं था, बट सब ये जो सब एजेंट से काम कर रहा है नहीं सब एजेंट, बट क्योंकि ऑथराइज था, बिजनेस नाम से कर सक, बिजनेस में अलाउड था फॉर ए, बी कर सकता था ऐसा, तो बी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये सर्वेयर ही रिस्पॉन्सिबल कहलाएगा. Very important indeed. Am I clear? Next. A consigns goods to B. A ने कुछ B को सामान दिया देने आगे लेके जाने के लिए. B एक मर्चेंट है for sale. B in due course employs an auctioneer in good credit to sell the goods of A. अच्छा, उसकी गुडविल है तो बोला कि दे दे भाई, तू बेच दे आगे. And allows the auctioneer to receive the proceeds of the sale. पैसे भी ले लेगा. मतलब बेसिकली ए ने बी को सामान दिया, बी ने आगे किसी ऑक्शनर को दे दिया, ये ऑक्शनर ने सामान तो भेजेगा और पैसे भी ले लेगा, ये ऑक्शनर पैसे भी ले लेगा. ऐसी ऐसी अथॉरिटी बी ने इस ऑक्शनर को दी थी, जबकि ए प्रिंसिपल है, बी एजेंट है, ये मर्चेंट है ना जो सामान बेच रहा है. इस बी ने एक ऑक्शनर अपॉइंट किया, इस ऑक्शनर को बोला सामान बेच दो और जो प्रोसीड आएंगे वो भी तुम ले लेना. अभी तक ये बात पढ़ी है हमने. The auctioneer afterwards became insolvent without having accounted for the proceeds. अब इस ऑक्शनर ने पैसे ले तो लिए, बट ये तो खुद कंगाल हो गया, अब उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए. B is not responsible to A for the proceeds. Liability of principal. Agent acting for a name principal. The rights of the liability of named principal for the act of his agent may be discussed as below. देखो अब यहाँ समझेंगे. B is not responsible, यहाँ तक क्लियर है अपन को.
यहाँ से हम नई बात पढ़ रहे हैं, यहाँ से हम नई बात कर रहे हैं। एजेंट एक्टिंग फॉर अनेम्ड प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल कौन था? ए, ऊपर भी ए था, यहाँ भी ए था। The rights and liabilities of a named principal for the act of his agent may be discussed as below. आइए समझेंगे, पहला ए पॉइंट है act of an agent within the scope of authority. If an act is carried on by an agent within his authority, his acts are binding on the principal. However, the act should be lawful. अब एजेंट ने कुछ प्रिंसिपल के बिहाफ पे कुछ लॉफुली किया है तो प्रिंसिपल भी लायबल है, प्रिंसिपल ही लायबल एक्चुअली थर्ड पार्टी, प्रिंसिपल ही लायबल एक्चुअली थर्ड पार्टी को, ठीक है। अब एक्ट्स ऑफ एन एजेंट एक्सीडिंग हिज अथॉरिटी, अब पीछे जो है बी ने मर्चेंट अपॉइंट किया या ऑक्शनर अपॉइंट किया या सर्वेयर अपॉइंट किया, तो वो खुद ही अपॉइंट थे ना, खुद ही लायबल थे अपने अपने एक्ट्स के लिए, चाहे वो सर्वेयर था चाहे वो ऑक्शनर था। यहाँ पर जो एजेंट है वहाँ पे बी के पास एज एन एजेंट उसके पास अथॉरिटी थी, यहाँ पर अथॉरिटी नहीं है, अपनी लाइन क्रॉस कर दी है एजेंट ने। इट कैन बी डिस्कस्ड अंडर द टू हेड्स शोन बिलो। देखो जहाँ पर द वर्क कैन बी सेपरेटेड, मान लेते हैं एक काम था जिसमें से आधा काम अलाउड था आधा काम नॉट अलाउड था, तो क्या होगा, जितने के लिए अलाउड था ऐसे अलग किया जा सकता है, जितने के लिए अलाउड था उतने के लिए लायबल हो जाएगा, जो अलाउड नहीं था उसके लिए नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हो जाएंगे। जहाँ पर अलग अलग किया जा सकता है, दूसरी जगह हम पढ़ेंगे जहाँ अलग अलग ही नहीं किया जा सकता, इलीगल और इलीगल को अलग ही नहीं किया जा सकता। हमने ऐसे पीछे भी एग्जाम्पल देखा था इन वन ऑफ द पॉइंटर्स, जहाँ हम एजेंसी के बारे में बात नहीं कर रहे थे। Where the work can be separated, where an agent exceeds his agency to do the work of the principal is bound by the part of the work which is done in his authority if it can be separated from the part which is beyond his authority. जैसे मान लेते हैं एक ओनर है शिप और कार्गो का, ऑथराइज किया उसने बी को टू प्रोक्योर एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 4,000 ऑन द शिप। बी ने 4,000 की पॉलिसी ली एक शिप की, और एक कार्गो की भी ले ली 6,000 की। 6,000 के लिए तो ओके नहीं किया था ना, सिर्फ 4,000 की बोला था, 6,000 की और ले ली। तो यहाँ पर ए जो है 4,000 वाला प्रीमियम तो देगा, बट बी ने इसके लिए ऑथराइज नहीं किया था तो 6,000 वाला प्रीमियम नहीं देगा। A is bound to pay the premium for the policy on the ship but not for the policy of the cargo. Ship के लिए तो देना पड़ेगा but cargo के लिए नहीं देगा मिस्टर ए। जहाँ पे अलग अलग किया जा सकता है, जो अलाउड है जो अलाउड नहीं है, ओके। जब वर्क सेपरेट ही नहीं किया जा सकता, जब वर्क सेपरेट ही नहीं किया जा सकता, मान लेते हैं ए ने बी को बोला, जो बी एजेंट है, कि 500 शीप ले लो। बी ने 500 शीप ली, 200 लैम्प लिए, 6,000 रुपए के। यहाँ पे ये 6,000 रुपये पता नहीं चल रहा कितने रुपए का ये है और कितने रुपए का ये है, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। इन दिस केस द प्रिंसिपल में रेप्यूडिएट द होल ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहाँ पर हम अलग नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर हम अलग कर पा रहे थे पीछे, वहां पे कार्गो और शिप में हम सेग्रीगेट कर पा रहे थे, यहाँ पे टोटली पैसे इन दोनों को मिला कर दिए। When the agent does more than what he is authorized to do, and such act cannot be separated from which it is within his authority, the principal is not bound for the transaction. He is in such case entitled to repudiate, बोले तो cancel कर सकता है, principal cancel कर सकता है, he is who? Principal, the whole transaction. So if the agent does something in excess of his power, the transaction is not binding on the principal. Very easy, very important. I hope आप लोग को सबको समझ में आ रहा है, ठीक है जी। चलिए अब notice given to agent. The principal is bound by the notice to be to the agent in course of business. Thus, the knowledge of agent is the knowledge of the principal. However, if the knowledge is not acquired by the agent in course of his employment, he cannot impute it to the principal. मान लेते हैं ए प्रिंसिपल है, बी एजेंट है और सी थर्ड पार्टी है।
सी ने बी को कुछ बताया, ठीक है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि ए को ये बात पता है, बट ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बताया होना चाहिए। पता चल रहा है रात को थोड़ी थोड़ी लिटिल लिटिल पीते पीते कुछ बताया था, नहीं इसने पता है क्या बोला, इसने पता नहीं क्या बोला, ठीक है। अब इसने इसको नहीं बताया, अगर क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं पता चला इस बंदे को एज एन एजेंट, तो हम नहीं मान सकते कि प्रिंसिपल को पता होगा, हम नहीं मान सकते कि प्रिंसिपल को पता होगा। ओके, आई होप एग्जाम्पल क्लियर है। अब बात करते हैं नो लायबिलिटी बाय एस्टोपल। लायबिलिटी बाय एस्टोपल इसने एजेंट बाय एस्टोपल समझा था। यहाँ पर एस्टोपल में क्या था कि सी ने ए के मौजूदगी में बी को बोला कि मैं एजेंट हूँ ए का, और ए ने मना नहीं किया था, तो अब सी के एक्ट के लिए ए लायबल होगा अगर बी सी से कुछ कराता है। ऐसे ही द प्रिंसिपल is liable for an unauthorized act of the agent if the principal has created an impression to the third party by his conduct, the agent has authority to do so. B ने A की मौजूदगी में C को बोला था, सॉरी, सी ने ए की मौजूदगी में बी को बोला था कि मैं ए का एजेंट हूं, और ए ने मना नहीं किया था, तो अब अगर बी के साथ सी का कोई ट्रांजैक्शन होता है तो ए की लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। इसी को बोलते हैं लायबिलिटी बाय एस्टोपल। एजेंसी बाय एस्टोपल से लायबिलिटी बाय एस्टोपल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एन ओनर ऑफ द हाउस हेल्ड आउट दैट बी the auctioneer has an authority to sell the house. B sold the house by an auction to the third party with an amount less than the amount authorized by A. It was held that the purchaser is not affected by A's instruction to the auctioneer not to sell below certain point. अब एजेंट जाने, प्रिंसिपल जाने, थर्ड पार्टी कुछ नहीं बोलने वाली इस बात में। थर्ड पार्टी घर ले लिया उसने, और अपने घर में सिटिंग, एंजॉइंग, डांसिंग, जो मर्जी करेंगे, ठीक है, बल्ले बल्ले करेंगे। चलो, लायबिलिटी फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। अब फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन केस में तो हमने वर्डेबल पढ़ा था, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। जो प्रिंसिपल है लायबल है अगर मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, फ्रॉड हुआ है एजेंट के द्वारा, एजेंट कर रहा है ऐसा हम मान रहे हैं, प्रिंसिपल खुद ही कर रहा है। अगर एजेंट ने फ्रॉड किया है, अगर एजेंट ने मिसरिप्रेजेंट किया है, तो ऐसा माना जाएगा कि प्रिंसिपल ही कर रहा था ये फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन। It is immaterial whether the misrepresentation or fraud has been committed for the benefit of principal or agent. एजेंट के बेनिफिट के लिए हो रहा है भाई, हमारा तो कुछ मतलब नहीं है, हमको कोई नहीं पता। थर्ड पार्टी का साथ फ्रॉड हुआ है, थर्ड पार्टी के साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, आपके एजेंट ने किया है, हम मानेंगे आपने ही किया है, चाहे आपका बेनिफिट हो रहा था या नहीं हो रहा था। A offered to buy a residential flat consisting of number of flats in it and inquired C, the property manager of B, whether all the tenants are paying their rents regularly. C informed A that the tenants were paying the rent regularly with immaterial exceptions. बहुत exceptions भी तो होते हैं ना। This statement turned out to be false. अब चाहे वो fraud by mistake हुई हो, misrepresentation के अंतर्गत हुई हो, या फिर जानबूझ के करी गई हो under fraud. B was liable for fraud because his agent कौन था? C. एजेंट कौन था? C ने गड़बड़ करी ना, तो B जो ये प्रिंसिपल थे ये लायबल रहेंगे B को। B यहाँ पर थर्ड पार्टी है। Yes, who knew the real facts had made a false statement. Yes, वेरी वेल। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से अपने दिल में इसे उतार लीजिए कि अगर एजेंट ने कुछ गड़बड़ करी है, चाहे फॉल्स के अंतर्गत चाहे मिसरिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत, तो प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा, चाहे उसका बेनिफिट हुआ हो या ना हुआ हो। एजेंट एक्टिंग फॉर एन अननेम्ड प्रिंसिपल,
When an agent contracts as an agent for a principal but does not disclose his name, the principal is liable for the contract of agent. But the unnamed principal should be in existence on the time of the contract. And the act must be within the scope of agent's authority. Agent की authority cross कर दोगे, of course liable नहीं रहेंगे. जैसे A ने appoint किया B को, तो A होए principal, B होए agent. Okay, to purchase some goods. B entered into an agreement with C. ये third party हो गया. For purchasing of goods, B signed the agreement as a broker. Unnamed है ना ये के बारे में बताया नहीं है. Broker जैसे sign किया है. To my principal. Principal का नाम नहीं बताया. Name नहीं बताया कि A है principal. Okay, but did not disclose the name of the principal. Here B is not personally liable. B तो सिर्फ agent है ना, because he contracted in the capacity of an agent. However, the agent is personally liable if he declines to disclose the identity of principal when asked by the third party. Very, very, very important. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है दो सिनेरियो है. सिनेरियो 1, ये है A, ये है B, ये है C. Okay, A is the principal, B is the agent, C is the third party. इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने ये लिख दिया एज एजेंट और प्रिंसिपल का नेम नहीं बताया. ओके, तो लायबिलिटी किसकी? लायबिलिटी किसकी? और इस पे साइन कर दिया थर्ड पार्टी ने, लिखा हुआ था. ठीक है, लायबिलिटी किसकी है? प्रिंसिपल की ही है. बी की लायबिलिटी नहीं है, प्रिंसिपल की लायबिलिटी है. ऑन द अदर हैंड, सिनेरियो 2, ए प्रिंसिपल ही है, बी एजेंट ही है और सी थर्ड पार्टी ही है. कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था एजेंट ने एज एजेंट. अब सी ने पूछा नेम बताओ, पूछा नेम बताओ, और बी ने नहीं बताया नेम. तो अब इन दिस केस बी इज, इस केस में क्योंकि नहीं बताया है बी की लायबिलिटी हो जाएगी. बी की लायबिलिटी हो जाएगी. Am I clear to everybody? Very important. बहुत 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 important बात है यहाँ पे. However, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. एजेंट एक्टिंग फॉर एन अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, पीछे अननेम्ड था, यहाँ पे अनडिस्क्लोज्ड है. In case of an agent acting for an undisclosed principal, the mutual rights and liability of the agent, principal and third party are as follows. क्या right है, क्या liability है एजेंट की, प्रिंसिपल की, थर्ड पार्टी की? आइए देख लेते हैं. राइट्स और लायबिलिटी एजेंट की, क्योंकि एजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अपने खुद के नाम पे, डिस्क्लोज ही नहीं है. वहां पे तो बताया था ना, अननेम्ड में तो बताया था मैं एजेंट जैसे हूँ. यहाँ पे डिस्क्लोज ही नहीं किया, अपने नाम पे ही कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो खुद ही लायबल हो जाएगा. वो पर्सनली ही लायबल हो जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट में तो वही आ रहा है ना सामने वाले बंदे का साथ. सामने वाले बंदे को तो सपने नहीं आएंगे कोई और है भैया प्रिंसिपल. On such contract, he can sue and be sued in his own name because in the eyes of the law. कानून का अगर मैं चश्मा पहनती हूँ, कानून का चश्मा नहीं पहना तो प्रिंसिपल अलग है. कानून का चश्मा पहन लिया तो ये एजेंट को ही प्रिंसिपल मान रहे हैं क्योंकि अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आया है. Okay, he is the real contracting party. In such cases, the principal and agent have their respective rights against each other. अब अगर एजेंट को कुछ नुकसान होगा तो इंडेमनीफाई करवा लेगा प्रिंसिपल के साथ, बट हम उस एंगल में जा नहीं रहे हैं. राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ प्रिंसिपल. मुझे लग रहा है मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हम यहाँ कर ही नहीं पाएंगे, एजेंसी इतना बड़ा है ना. चलो देखते हैं कैसे जाते हैं.
ओके अगर हमें लगेगा एमसीक्यू के लिए सेपरेट सेशन करना कोई दिक्कत नहीं है, 15 सेशन याद है हम सेपरेट एमसीक्यू के लिए सेशन कर लेंगे, बट हम जो पढ़ेंगे उसे हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलो, द प्रिंसिपल हैज द राइट टू इंटरवीन and require the performance of the contract for the third party. In such cases, liability right किसे देख रहे हैं, प्रिंसिपल की, okay. The other party may sue either the principal or the agent or both. The principal, if he likes, may also require the performance of the contract for the party. But in such a case, he should allow the benefit of all payments made by the third party to the agent. इसको एग्जाम्पल समझते हैं। A ने कॉन्ट्रैक्ट किया B के साथ। B एक शॉपकीपर है to purchase furniture. He advanced a part of the payment of price to B. Afterwards, A discovered that B is the agent of C. B C का एजेंट है, तो ये एजेंट है, ये प्रिंसिपल है और ये है थर्ड पार्टी। बाद में पता चला थर्ड पार्टी को। A discovered that B is the agent of C. In this case, C may ask A to perform the contract. C क्योंकि एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, सी जो कि प्रिंसिपल है वो डायरेक्टली ए को बोल सकता है थर्ड पार्टी को कि भाई तेको तूने फर्नीचर मांगा था, दे, अब दे भी, ले भी और मैं पहले पैसे दे भी, ओके। सी मे आस्क टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट बट ही मस्ट अकाउंट फॉर एडवांस मेड मनी बाय बी। लेट्स से इसको ऐसे समझते हैं, ए थर्ड पार्टी है, बी एजेंट है और सी प्रिंसिपल है। ए इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया, बाद में पता चला कि बी जो है वो सी का एजेंट है, ओके। इसने कुछ एडवांस दिया था। अब प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को बोल सकता है बाकी पेमेंट देने के लिए, बट बाकी जो पैसे ऑलरेडी आए हुए हैं बी के पास वो नहीं देगा। ए जो है सी को जो पैसे ऑलरेडी बी को दे जा चुके हैं वो नहीं देगा। तो हम लॉजिकली बोलते हैं मैंने आपको 10 रुपए देने थे, ठीक है, 10 में से मैंने 5 दे दिए या 10 में से मैंने 6 दे दिए, 4 रह गए ना। बाद में पता चला कि आपके नहीं थे वो किसी और के थे, तो मैं सिर्फ 4 ही रुपए दूंगी उस बंदे को, सॉरी 4 ही रुपए दूंगी उस बंदे को, ठीक है। वही वाला लॉजिक है यहाँ पर, ओके। राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी, हमने एजेंट की राइट्स लायबिलिटी देखी, हमने प्रिंसिपल की राइट्स लायबिलिटी देखी, अब थर्ड पार्टी की भी देख लेते हैं। Okay, if the third party has discovered that there is a principal, he may file a suit against the principal or his agent or both. पता चल गया थर्ड पार्टी को, ए को पता चल गया कि बी और सी, मतलब सी इज द प्रिंसिपल, ठीक है, एजेंट का प्रिंसिपल है कोई, तो दोनों के अगेंस्ट भी केस कर सकता है, किसी एक के अगेंस्ट भी कर सकता है, किसी एक में एजेंट भी हो सकता है, किसी एक में प्रिंसिपल भी हो सकता है, ओके। In such a case, the third party must allow the principal the benefit of all payments received by him from the agent. अगर एजेंट से कुछ कोई बेनिफिट मिला है तो प्रिंसिपल ऐसा मानेंगे प्रिंसिपल ने ही दिया है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ए ने 100 बेल्स ऑफ कॉटन दिया बी को, ओके, उधार पर। आफ्टरवर्ड डिस्कवर दैट बी वाज एक्टिंग एज एन एजेंट टू सी, तो थर्ड पार्टी है, ये एजेंट है और ये है प्रिंसिपल। ए में सू ईदर बी और सी, दोनों में से किसी को भी सू कर सकता है, और बोथ और द पेमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और पेमेंट के लिए जैसे सी ने कर दिया, एजेंट गायब भी हो गया, सी ने कर भी दिया, तो पेमेंट जो है वो ए को देनी पड़ेगी भैया, थर्ड पार्टी को देनी पड़ेगी इस चीज को। सिंपल है, सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब एजेंट की क्या पर्सनल लायबिलिटी है, सेक्शन 230 में बताया हुआ है, ये सेक्शन हमें लर्न करना है। अगर एब्सेंस है किसी कॉन्ट्रैक्ट का टू दैट इफेक्ट, an agent cannot personally enforce contracts entered by him on behalf of his principal, nor is he personally liable. बट यहाँ पे presumption क्या लिया जाएगा, presumption of the contract to the contrary, मतलब ऐसा उल्टा कहीं नहीं लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। Such a contract shall be presumed to exist in the following cases: where the contract is made by an agent for the sale or purchase of goods for a merchant resident abroad. अगर कोई बाहर मर्चेंट बाहर रहता है, उसके बिहाफ पे कुछ सामान लिया जा रहा है, लायबल नहीं है एजेंट। In absence of any contract to the effect, an agent cannot personally be
enforced to be liable on behalf of the principal except exception दे रखा है, exception नहीं दे रखा है, सॉरी, ये बोल रखा है ऐसा मान रहे हैं, we are presuming where the contract is made by an agent for a sale or purchase of goods for a merchant resident abroad. तो ये merchant principal है, अगर principal है, principal जो है बाहर रहता है, liability agent की नहीं है. Where the agent does not disclose the name of the principal. Where the principal, though disclosed, cannot be sued. An agent is not personally liable for the contracts entered into him on behalf of the principal unless there is a contract. उल्टा opposite contract अगर नहीं लिखा हुआ है. Such a contract is presumed in the following circumstances. क्या क्या circumstances है? जब expressly बता रखा है कि ये बंदा जो है इसको sue ही नहीं कर सकते हैं. Where the agent acts for a foreign principal, हमने first statement में देखा. Where the agent can अननेम्ड प्रिंसिपल पीछे देखा है हमने, कैन नॉट बी सूड प्रिंसिपली सून किया जा सकता, वेयर एजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इन एक्सेस ऑफ हिज अथॉरिटी, वेयर द एक्ट्स फॉर अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, where the trade usage or custom makes it personally liable, where the agent act as a non-existing principal, मतलब है ही नहीं वो बंदा तो खुद ही liable होगा ना एजेंट. when an agent receives or pays money by mistake or fraud, where the agent signs a negotiable instrument in his own name, pretended agent, where the agent is an authority of is coupled with interest, खुद का भी इंटरेस्ट था, इन सारे ही सिनेरियोज में एजेंट लायबल हो जाता है. जहाँ पर लिखा ही हुआ है लायबिलिटी एजेंट की भी हो जाती है, लायबिलिटी एजेंट की भी हो जाती है. नाम पूछा था, बताया नहीं, लायबिलिटी आ गई. ओके, इंडिया के बाहर रहता है कोई बंदा, हमको क्या पता, हम तो तुम्हारे से बात करेंगे, लायबिलिटी आ गई. ओके, जहां पर प्रिंसिपल दो डिस्क्लोज कैन नॉट बी सूड, एन एजेंट इज नॉट पर्सनली लायबल, ये स्टेटमेंट अलग है. ओके, अनलेस कॉन्ट्रैक्ट of the contrary is so mentioned or contract of the so is so mentioned here. Okay guys, I hope this pointer is also clear to everybody. अब next topic I've ऐसा करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि हम 1.25 घंटे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना. नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट सेशन में ही करते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ पढ़ेंगे ई कॉन्ट्रैक्ट्स को, और एमसीक्यूज के लिए फिर हम एक डेडिकेटेड सेशन लेंगे. टोटल कंटेंट हमारा 15 सेशंस में हो जाएगा. ओके गाइज, यहाँ पे किसी का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंटर हो जो आप चाहते हो कि मैम इसको रिपीट कर दिया जाए, है ना, या आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से टेलीग्राम पे बात कर कीजिए, लो बाय CM में दिशा दुआ, एंड विल टॉक देयर. प्लस अगर नो इफ देयर इज एनीथिंग पर्टिकुलरली दैट यू लव्ड, है ना, या मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तो आप मेरे से कमेंट में भी बात कर सकते हैं. ओके, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फिनिश करेंगे और फिर एक सेशन लगाएंगे एमसीक्यूज के लिए. ओके, फॉर नाउ दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM में दिशा दुआ, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. बाय बाय.